गुड मॉर्निंग। ये द स्टडी का यूट्यूब चैनल है। माई सेल्फ अमन झा और ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। आपको याद होगा हम 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बुक का नाम है हमारे अतीत और हमने अब तक देखिए चैप्टर नंबर 9 तक देख लिया था और फिर भी इसको थोड़ा सा, और आज जो है हम लास्ट के 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक क्या हुआ था। सबसे जो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें हमने इतिहास पढ़ने के जो आपके स्रोत होते हैं, ठीक है, जो आपके सोर्सेज हैं, कैसे पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि उसके साहित्यिक सोर्स होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक है, दोनों की क्या सीमाएं हैं, दोनों की क्या खासियतें हैं, कैसे दोनों का साथ में प्रयोग करना चाहिए इत्यादि, ये सब पढ़ा था हमने उसमें। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे मनुष्य खाद्य, कई लाखों सालों तक मनुष्य जो है वो खाद्य संग्रह करने की स्टेज पर था और वहां से फिर वो भोजन उत्पादन करने लगा, और जब वो भोजन उत्पादन करने लगा तो एक जगह टिक के रहने लगा, ठीक है। जो शुरुआती गांव थे वो नवपाषाण काल में बने थे, ठीक है, और उसके आधार पे स्थानीय संस्कृतियों का उद्भव हुआ। हालांकि जो स्थानीय संस्कृतियां हैं ये आपके 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये आप जब सीरियसली स्टडी करना शुरू करते हैं हिस्ट्री को तब आप उसको देखते हैं। इस समय अगर तकनीकी आधार पे बात करें तो ये जो मनुष्य चाहे आखेट खाद्य संग्राहक रहा हो या भोजन का उत्पादक था, वो पाषाण काल में, मतलब जो सबसे प्रमुख उपकरण थे, जो टूल्स थे, वो पाषाण स्टोन के बने होते थे। लेकिन और उसके बाद जो सबसे पहली धातु की खोज हुई या धातु का जो प्रयोग शुरू हुआ उसमें हमेशा कॉपर था। फिर कॉपर में टिन मिला के जो कांस्य बनाया गया, तो पहले पाषाण युग था और फिर कांस्य युग आया। इस तकनीकी विकास का और खेती में प्रगति का के कारण से आरंभिक नगर खड़े हुए हड़प्पा काल में। हमने उनकी विशेषताएं देखी और ये जाना कि कैसे प्रथम नगरीकरण का पतन हुआ। हालांकि उसके एक नहीं 2-3 अलग अलग कारण हैं। फिर उसके बाद एक काफी लंबा अंतराल हुआ, जिस अंतराल में हमने देखा कि हमारे स्रोत जो हैं, एक तरफ किताबें हैं और कब्र है। किताबों के तौर पे हमने ऋग्वेद की बात की, जो हमें भारत के उत्तर पश्चिम में जो आर्य संस्कृति थी सप्त सिंधु क्षेत्र में, उसके बारे में बताती हैं। और शेष भारत के इतिहास को जानने के लिए हम जो महापाषाण कालीन कब्र हैं उनकी बात करते हैं। फिर यहाँ से हम फिर देखते हैं कि द्वितीय नगरीकरण हुआ। हालांकि इस बार जो नगरीकरण हुआ वो गंगा घाटी में हुआ था, ठीक है, जो सिंधु गंगा का दोआब है और गंगा यमुना का दोआब है, उस क्षेत्र में हमने बात की 16 महाजनपदों की। पहले जन यानी जो कबीला था उस पे आधारित राज्य व्यवस्था थी, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। कुल मिला के 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक महाजनपद मगध महाजनपद साम्राज्य बना और मगध से ही मौर्य साम्राज्य उभर कर आया, जिसके अशोक सबसे प्रमुख शासक हुए। हमने देखा कि अशोक की क्या विशेषताएं थी वो, और चूंकि इस कालक्रम में इतनी तीव्र गति से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए कि कई नए प्रश्न और नए विचार उभर कर आए। इस दरमियान उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन धर्मों का विकास हुआ। देखिए यहाँ पे एक स्कीमेटिक आप देख लीजिए कि राज्य व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, और सामाजिक में ही आप सांस्कृतिक और धार्मिक को गिन सकते हैं, ये सारे बदलाव एक साथ होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमने देखा कि कैसे बहुत ही तेजी से आए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने एक प्रतिक्रिया की, जिसके तहत बुद्ध धर्म उभर कर आया था। तो ये आपस में जुड़ी हुई है। हमने ये भी देखा था कि कैसे राजा, पहले तो राज्य व्यवस्था उभर कर आती है जब अधिशेष होता है, और फिर राजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फिर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कृषि, शिल्प, दस्तकारी, नगरीकरण, सामाजिक ढांचा, जो समाज में अगर आर्थिक प्रगति होगी तो सामाजिक असमानता भी बढ़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ इसी साथ में जो है महिलाओं की
और जो शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी गिरावट आई थी। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं कभी भी। उसके बाद हमने देखा कि जो जो हमने स्कीमेटिक की बात की कि खुशहाल गांव समृद्ध शहर, ये प्रक्रियाएं राज्य निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया को बल मिलेगा अगर आर्थिक प्रगति होगी, खेती में प्रगति होगी, नगरीकरण में प्रगति होगी, और इसका जो ओपोजिट है वो भी सही है कि अगर आर्थिक प्रगति होगी तो राज्य निर्माण भी होगा। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमने मौर्योत्तर काल के कुछ प्रमुख बिंदुओं पे ध्यान दिया। हालांकि ये काल जो था वो राजनीतिक विघटन का काल था, एक साम्राज्य की जगह कई सारे राज्य थे। हालांकि फिर भी इस काल में हमने कुछ जो इसके प्रमुख बिंदु हैं इस 500 साल लंबे पीरियड के, जैसे उसको हमने देखा। खास करके हमने उसे रेशम मार्ग के संदर्भ में देखा कि कैसे रेशम मार्ग का व्यापारियों ने प्रयोग किया, कैसे राजाओं ने प्रयोग किया। व्यापारियों ने व्यापार के लिए, राजाओं ने अपनी राज शक्ति बढ़ाने के लिए, और तीर्थयात्रियों ने कैसे उसका धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। आइडिया ये है कि राजा सिर्फ कृषि अधिशेष पे कर लगा के नहीं, व्यापार पे भी कर लगा के अपने जो है शक्ति में बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन हाँ, प्राचीन भारत में ही नहीं, मध्यकाल में और अंग्रेजों के शासनकाल तक अगर आप बात करें कि राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो रहा है आपका जो कृषि अधिशेष पे कर लगाना, वो सबसे प्रमुख स्रोत रहा है इस काल में। तो आज के लेक्चर में हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे, 10वां और 11वां। जो 10वां चैप्टर है वो गुप्त काल की बात करता है, ठीक है, और जो 11वां चैप्टर है वो एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के बारे में, जो प्राचीन भारत में जो कला और संस्कृति में जो प्रमुख परिवर्तन हुए थे और जितना आप एक 6ठी क्लास के बच्चों को बता सकते हैं उस स्तर तक बात करता है। हालांकि कई सारे बिंदुओं को छोड़ देता है जो हमें भी इस कारण से उसे छोड़ना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। साम्राज्य कौन सा? गुप्त साम्राज्य, ठीक है। इसके पहले मौर्य साम्राज्य था, और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में लगभग एक 500 साल का अंतराल था, जहां आर्थिक प्रगति तो हुई, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, लेकिन जो आप राजनीतिक स्तर पे देखें तो वो एक राजनीतिक विघटन का काल था। एक अगर कुषाण साम्राज्य बना भी तो एक अल्पकालीन साम्राज्य था। तो इन दोनों के बीच में खासा लंबा टाइम गैप है। गुप्त काल आप इसको रफली मान सकते हैं कि आपको ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी एक अंदाजे के लिए मैं यहां लिख देता हूं। लगभग इस समय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और कई सारे राज्य भी थे इस काल में। तो आपका गुप्त साम्राज्य हो गया, और बाकी राज्यों में जो पल्लव और चालुक्य थे वो प्रमुख थे। इसके अलावा आपने पिछले चैप्टर में मूवेंदर 3 मुखियाओं के बारे में पढ़ा था, आपने सातवाहनों के बारे में पढ़ा था। सातवाहन कुछ समय तक तो चले, लेकिन बाद में सातवाहनों की जगह वाकाटक ने ले ली, ठीक है, और वाकाटक पश्चिम दक्कन में और उत्तर दक्षिण में इक्ष्वाकु थे, ठीक है। हालांकि इक्ष्वाकु को इस चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको हम रहने देते हैं यहाँ पर। तो और कई छोटे छोटे राज्य भी थे, उत्तर पश्चिम में रहे होंगे। हालांकि राज्य निर्माण की प्रक्रिया और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया फिर पिकअप तो की, लेकिन क्या हुआ कि इस बार केंद्रीकृत राज्यों के बजाय एक सामंती संरचना हमें दिखाई देती है। मौर्य साम्राज्य के समय में चाहे हम मौर्य प्रशासन के बारे में, चाहे मेगास्थीन्स की इंडिका से पढ़ें या अर्थशास्त्र से पढ़ें या हम अशोक के शिलालेखों से पढ़ें, हमें जितनी जानकारी मिलती है उससे हमें लगता है कि इसमें सामंतवाद तो नहीं था। हाँ, साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रकार से उसका शासन होता था। आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जो कोर एरिया होगा पाटलिपुत्र के आसपास का, ठीक है, वहां जो है सम्राट का सीधा शासन होगा, लेकिन जो प्रांतीय राजधानियां होंगी वहां पे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा जो है ज्यादातर स्वायत्त तरीके से सरकार चलाई जाती होगी। और ऐसी हमने बातें की थी, लेकिन हमने ये पाया था कि इसमें कोई सामंतवाद नहीं था। स्थानीय स्तर पे अगर एक स्वशासन भी था, ऑटोनॉमी भी थी, तो फिर भी वो सम्राट तो एक ही था। कोई ऐसा एक सामंतवादी स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ था, जो कि हमें इस काल में मिलता है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भूमि अनुदान की। हालांकि ये जो किताब है वो लिखी गई है मात्र 6ठी क्लास के बच्चों के लिए, तो उन्होंने ये जो प्रक्रिया है सामंतीकरण की
उसके पीछे एक बहुत ही जटिल सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है भूमि अनुदान की, उसको यहां मेंशन नहीं किया गया है। ये चीजें जब आप हायर स्टडीज के लिए प्रॉपर पढ़ाई शुरू करते हैं हिस्ट्री को सब्जेक्ट लेके, तो वहां देखते हैं आप कि वाकई में ऐसा क्या हुआ कि वक्त बीता, तकनीकी में विकास भी हुआ, फिर भी केंद्रीकरण की तुलना में सामंतीकरण हो गया था। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक नए प्रकार के स्रोत को पहले देखेंगे, प्रशस्ति। तो गुप्त जो साम्राज्य था, इसके सब हालांकि इसकी स्थापना तो थोड़े पहले हुई थी, लेकिन जो इसके जो जो ज्यादा विशेष या ज्यादा फेमस किंग हैं, उनमें पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, और उनके बाद थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और उनके बाद कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण शासक भी हैं। तो समुद्रगुप्त जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त कहते हैं उन्हें, और उनके बाद आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो हैं वो इलाहाबाद के एक अशोक स्तंभ पर अंकित एक लंबे शिलालेख से जाने जाते हैं। इसकी अब देखिए, ये वाकई में था एक अशोक स्तंभ। यहाँ पे अशोक ने एक स्तंभ के ऊपर अशोक ने अपने धम्म का संदेश दिया था। आपको याद हो कि अशोक जो है अपनी प्रशंसा में नहीं बल्कि धर्म के या धम्म के प्रचार के लिए स्तंभ बनाया करते थे। ठीक है, लेकिन उसके हो सकता है, अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि उन्होंने अशोक स्तंभ को चुना। या तो हो सकता है कि अशोक को लेके जो मेमोरी हो वो बरकरार हो उस समय तक, कि एक प्राचीन समय में एक बहुत महान शासक हुए थे, और जो भी राजा आए उसके बाद वो अपने आप बराबरी करने की कोशिश करें अशोक से। तो हो सकता है इस कारण से उसके ऊपर लिखा गया हो। तो उन्होंने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित एक लंबे शिलालेख से जाने जाते हैं। इसकी रचना हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, ने एक काव्य के रूप में की थी। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां पर यह है कि समुद्रगुप्त जो इतने महत्वपूर्ण शासक हैं, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, सुन के अजीब लगता है कि एक प्राचीन काल का शासक एक आधुनिक काल के शासक के नाम से जाना जाए। होना तो ये चाहिए कि लोग नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहें, पर यही है कि दिखाता है कि जो ज्ञान के जो नॉलेज एसिमेट्री है आधुनिक समय में और प्राचीन समय में और पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यताओं में, कि ज्ञान जो है वो नॉलेज है पहले वेस्ट में जनरेट होता है और फिर यहाँ तक आता है, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बस सीख लेते हैं। नया ज्ञान जो है वो कम ही यहाँ बनता है। इसलिए जो अभी भी जो सोच में गुलामी है, ये शब्द है भारत का नेपोलियन, ये उसी का प्रतीक है। यह एक विशेष प्रकार का शिलालेख है जिसे प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। प्रशस्ति अर्थात किसी की प्रशंसा करना। हालांकि प्रशस्तियों की रचना पहले भी की गई थी, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के लिए आपको याद हो कि उनकी माता ने जो नासिक में गुफा है वहां पर एक प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, हम उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकते क्योंकि वो थोड़ा फिर हमको और कई भूमि अनुदान जैसी कई चीजों की बात करनी पड़ जाएगी यहाँ पे। बट नासिक में एक प्रशस्ति है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की, जो उनकी माता ने बनवाई थी। दूसरा आपने सुना होगा रुद्रदमन, एक इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है, उन्होंने भी जब जूनागढ़ के सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, उसकी मरम्मत करवाई, तो उन्होंने भी एक तरीके से अपनी प्रशस्ति लिखी थी। हालांकि ये जो प्रशस्ति लिखने की जो परंपरा है वो एकदम उत्कृष्ट हो चुकी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी थी गुप्त काल के आते आते। कुछ बातें यहां ध्यान देने जैसी हैं कि ये हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि क्यों समुद्रगुप्त ने अशोक के शिलालेख को चुना अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए। कारण ये हो सकता है कि जो राजा हैं वो अपने आप को अशोक से तुलना करना चाहते हो। दूसरी चीज, फर्क यहां देखिए, अशोक के शिलालेख अशोक की बड़ाई करने के लिए नहीं थे। अशोक अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं अपने शिलालेख में कि जो मैंने कलिंग में रक्तपात किया था वो मेरी भूल थी। अशोक कहते हैं कि मैं युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहता। वो एक तरीके से शर्मिंदा महसूस करते हैं इस बारे में। वो कहते हैं मैं धम्म विजय करना चाहता हूं, धम्म घोष करना चाहता हूं, भेरी घोष नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गुप्त काल आते आते राजा अपनी प्रशंसा कर रहा है। अब हाँ, हम कह सकते हैं कि ये राजा ने खुद नहीं लिखा, उनके राज्य कवि ने लिखा, बट क्या होता है कि भाई ड्राफ्ट लिखा होगा, फिर उन्होंने ये ड्राफ्ट दिया अपने
राजा को कि ये देखिए मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, फिर उसकी रीड्राफ्टिंग हुई होगी कि नहीं मैं इस शब्द की जगह चाहता हूँ ये शब्द का इस्तेमाल किया जाए या इस वाक्य को इस तरीके से लिखा जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजा को पता नहीं था कि उनके बारे में क्या कहा गया है, ये आप मान के ही चलिए कि ये राजा की सम्मति से ही लिखा गया होगा। तो एक तो ये परिवर्तन है कि राजा अपनी बहुत तारीफ कर रहा है और जम के तारीफ कर रहा है, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। दूसरा, इतिहास लेखन की एक अजीब सी चुनौती है कि एक इतना प्रमुख शासक जिसने खूब विजय किया, खूब युद्ध लड़े, खूब विजय प्राप्त की, बहुत ज्ञानवान थे, गुणवान थे, वो उनके बारे में जानने का हमारे पास एकमात्र स्रोत है ये प्रशस्ति। जो प्रयागराज में जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, अगर ये खो चुकी होती, किसी भी वजह से खो गई होती, टूट गई होती, किसी ने चुरा लिया होता, तो हमें एक इतने महत्वपूर्ण राजा के बारे में पता ही नहीं चलता। तो ये इतिहास लेखन की चुनौती है कि हम स्रोतों के ऊपर, और कभी कभार एक या दो ही स्रोतों के ऊपर इतने ज्यादा निर्भर होते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि हमारे पास मौर्योत्तर काल में कोई ऐसे बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी रही हो, साम्राज्य रहा हो जिसके बारे में पता ही ना हो। तो ये एक इसकी यूनिक चुनौती है इतिहास लेखन की। तो इस प्रशस्ति में क्या लिखा गया है कि कवि ने राजा की भरपूर प्रशंसा की है, एक योद्धा के रूप में, युद्ध विजेता के रूप में, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में, कि राजा को देवताओं के बराबर बताया गया है। देखिए, अशोक अपने आप को कहते हैं देवा नाम प्रियदासी, यानी कि देवताओं के प्रिय, और ये तो अपने आप को देवताओं के बराबर बता रहे हैं। अपने युद्ध विजय की तारीफ हो रही है, अपने आप को देवताओं के बराबर बताया जा रहा है। और ये एक समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, हालांकि सिक्के पे कहीं लिखा हुआ नहीं है समुद्रगुप्त के बारे में, जैसे कि इंडो ग्रीक शासक जो है अपना नाम लिखते थे, और इसे वीणा, इसमें जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो चूंकि यहां भी लिखा गया है कि उत्कृष्ट कवि थे, एक संगीतकार थे, ये थे वो थे, और यहां उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो लग रहा है कि हाँ ये जो है इनकी समुद्रगुप्त का जो ये सिक्का होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रशस्ति की एक और खासियत है कि इसमें, जैसे कि अगर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है समुद्रगुप्त के लिए, तो उनकी वंशावली दी होगी कि भाई गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है, उनके बाद कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, वो आएंगे समुद्रगुप्त तक। वैसे ही समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, तो उनकी जो प्रशस्तियां हैं उसमें भी समुद्रगुप्त का नाम है। तो आप क्या है कि अलग अलग प्रशस्ति को अलग अलग राजा के, एक ही वंश के अलग अलग राजाओं की प्रशस्ति की तुलना करके आप जो है वंशावली बना सकते हैं। और वंशावली बनाने का बस एक इतना ही फायदा होता है कि वो एक राजनीतिक कालक्रम को सुलझा देता है, पता चलता है कि कोई परिवर्तन अगर हुए थे तो उनका कालक्रम क्या था। इसका कोई यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है कि समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहले आए थे कि बाद में, पहले कौन आया था, स्कंदगुप्त आए थे, कुमारगुप्त आए थे, हुनों को किसने हराया, ऐसी बातें रटने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे ये, जैसे आप इतिहास को सीरियसली पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत याद रह ही जाता है, और नहीं रहता है तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप देखते होंगे कि हम तारीखों का कितना कम इस्तेमाल करते हैं, हम राजनीतिक इतिहास का भी जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा ध्यान रहता है कि भाई हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको एक रैशनल तरीके से बताएं। दूसरी बात यह है कि पहले गुप्त वंश के राजा अपने आप को सिर्फ राजा कहते थे। समुद्रगुप्त के पिताजी ने अपने आप को महाराज कहा, महाराजा धीराज, फिर उनसे कुछ समय बाद महाराज कहना चालू हुआ, और समुद्रगुप्त के पिताजी ने अपने आप को महाराजा धीराज कहा। यही जो टाइटल है समुद्रगुप्त ने भी कैरी किया, और उनके जो बाद के गुप्त वंश के शासक हुए उन्होंने भी अपने आप को महाराजा धीराज कहा। तो लगातार जो है वो प्रशंसा का जो ये दौर है वो चले जा रहा है, और आप आगे बढ़े जा रहे हैं। अशोक अपने आप को मात्र राजा कहते थे, मात्र राजा, और उनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था। लेकिन गुप्त वंश में जैसे ही प्रमुख राजा आने शुरू हुए, अपने आप को महाराजा कहना शुरू किया, और चंद्रगुप्त के आते आते उन्होंने महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त अपने आप को महाराजा धीराज कह रहे हैं, समुद्रगुप्त के पुत्र अपने आप को महाराजा धीराज कह रहे हैं। तो ये आप तुलना देखिए कि प्रशंसा लगातार बढ़े जा रही है, देवताओं की बराबरी इत्यादि। प्रशस्ति और अशोक स्तंभ से राजनीतिक इतिहास। देखिए, अशोक स्तंभ से जो हमें राजनीतिक इतिहास मिला वो दरअसल काफी कम था। हमने अंदाजा लगाया कि अच्छा, अगर अशोक के स्तंभ, अगर अफगानिस्तान में 2 उसके दीर्घ शिलालेख हैं, या कर्नाटका के क्षेत्र में कई सारे शिलालेख हैं, या गुजरात में शिलालेख है,
या यहाँ पे ये आपको उड़ीसा में शिलालेख है, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि मौर्य साम्राज्य की सीमा क्या थी। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने अफगानिस्तान इस दिन को ये इस साल में जीता था, या मैंने श्रीलंका इस साल में जीता था, या गुजरात इस साल में जीता था। हमें जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसके आधार पे हमने ये समझने का प्रयास किया है कि अगर कहीं पे अशोक का दीर्घ शिलालेख है या उसका, तो ये हो सकता है कि ये उनके साम्राज्य का भाग रहा हो। लेकिन यहाँ क्या है, साफ कहा है, प्रयाग प्रशस्ति में साफ कहा हुआ है कि मैंने किस किस, ये समुद्रगुप्त साफ कह रहे हैं कि मैंने किन क्षेत्रों को जीता और किन क्षेत्रों में मैंने क्या किया। जैसे कि जो हरे रंग का है उसमें 9 शासक थे, ये जो हरे रंग का क्षेत्र है इसमें कुल मिला के 9 शासक थे, जिससे उन्होंने, अब देखिए इतने छोटे से क्षेत्र में 9 शासक थे, तो आप जो राजनीतिक विखंडन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हें समुद्रगुप्तों ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो अब देखा जाए तो ये कोर है, गुप्त साम्राज्य का कोर है, और इतना ही है एक्चुअली। इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं, ये जो दक्षिण पथ है, ठीक है, इसके 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासन करने की अनुमति दे दी। देखिए, इनके राज्य को उन्होंने मिलाया नहीं, समझ गए थे कि भाई इतना दूर का एरिया जो है मिलाना नहीं, समझ गए थे कि इतने दूर के क्षेत्र पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने इसको मिलाया नहीं। और एक कमाल की बात यह है कि ये जो इवेंट था कि समुद्रगुप्त ने, एक गंगा घाटी के राजा ने सीधे सुदूर दक्षिण तक अभियान चलाया था, ये जो ऐतिहासिक मेमोरी, हिस्टोरिकल मेमोरी होती है, जो लोगों की याददाश्त होती है इतिहास को लेके, वो काफी दिनों तक बनी रही। और पूर्व मध्यकाल के चोल वंश के शासक ने, पूर्व मध्यकाल के चोल वंश के शासक थे, उन्होंने इसी रास्ते से वापस बंगाल की तरफ कूच किया। जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने इसी रास्ते से बंगाल की तरफ गए, वो उत्तर से दक्षिण आए थे, दक्षिण से उत्तर गए, और वहां से उन्होंने गंगा नदी का पानी भर के वो लेके आए, और उन्होंने जो एक उनकी राजधानी थी गंगाईकोंडा चोलपुरम, उन्होंने एक नई राजधानी बनाई थी। वहां उन्होंने जो मंदिर का निर्माण शुरू किया, बृहदेश्वर मंदिर का, उसके आगे एक तालाब बनाने की कोशिश की। तो ये क्या दिखाता है कि जो समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान था, इसकी एक ऐतिहासिक मेमोरी, हिस्टोरिकल मेमोरी काफी दिनों तक बरकरार थी। फिर ये हो गया आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये 1, ये 2। फिर है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा हुआ गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। देखिए, हमने आपको याद हो बताया था कि ये गण और संघ काफी समय तक बरकरार रहे, और अंत में समुद्रगुप्त के काल में इनका अंत हुआ था। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यहां युद्ध की बात नहीं की है, ये नहीं कहा है कि समुद्रगुप्त यहां लड़ने गए थे। इन्होंने बताया है कि ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते, मतलब इन्होंने जो ये स्वीकार कर लिया कि हम जो हैं वो समुद्रगुप्त के अधीनस्थ हैं। समुद्रगुप्त ने इन्हें भी शासन करने दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने अधीनस्थता स्वीकार कर ली कि हाँ, हम आपकी आज्ञा मानेंगे। कभी आपको सैनिकों की जरूरत पड़ी, या कभी आपको हथियारों की जरूरत पड़ी, हाथियों की जरूरत पड़ी, या आपको कोई ट्रिब्यूट की, नजराने की जरूरत, या आप नजराना मांगेंगे तो हम वो भेजेंगे। तो ये अधीनस्थ थे इन्होंने। और चौथा आता है बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। एक तो यहां पर, एक यहां, जो संभवतः ये कुषाण तथा शक वंश के शासक थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। देखिए, जैसे कि श्रीलंका की बात आती है, तो इस श्रीलंका के शासक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने बोध गया में एक मंदिर या एक बुद्धिस्ट जो है मठ बनाने के लिए समुद्रगुप्त से आज्ञा ली थी, और हो सकता है कि इसके साथ उन्होंने कुछ उपहार भी भेजे हों। तो इस क्षेत्र में जो है उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। यहां परास्त किया लेकिन शासन करने दिया, यहां से भी भेंट और उपहार लेते होंगे। इन्होंने स्वयं ही अधीनस्थता स्वीकार कर ली और कहा कि चलिए हम भेंट उपहार भेजते हैं।
और यहां से आप जो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल रिलेशनशिप बता सकते हैं, द्विपक्षीय जो आज के समय में संबंध होते हैं। अब पहले के समय में संबंध का एक ये भी प्रकार था कि आप जो है अपनी पुत्री का विवाह करेंगे राजा से या राजकुमारों से, तो ये जो है जितने दूर के क्षेत्र हैं, राजा का, समुद्रगुप्त का या गुप्त वंश का प्रभाव वहां उतना कम होगा। इसके बाद आते हैं कि हर्षवर्धन और हर्षचरित। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके बाद 2-3 और महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन अंत में गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो गया। उसमें जो हुन जो जनजाति, एक मध्य एशिया की जनजाति है, उनके लगातार आक्रमणों का भी एक उस पर एक प्रभाव था। हालांकि गुप्त वंश के का पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, प्रभाव क्या थे, उसका परिणाम क्या आया, ये सब जो है आप रेगुलरली जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाद गुप्त शासन, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फिर से राजनीतिक विघटन का समय आ गया। पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हुई, राजनीतिक विघटन का समय आ गया। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ पीरियड के लिए, एक संक्षिप्त काल के लिए एक हर्षवर्धन नाम के राजा हुए। ये लगभग आपको 600 से 650 ईस्वी के बीच में, मैं फिर से कहूंगा आपको तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक अंदाजे के लिए है। इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश तो की, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुए और इनकी मृत्यु के बाद जो है वो साम्राज्य तुरंत बिखर गया। तो उनके बारे में जो हम स्रोतों की बात कर रहे हैं कि उनके बारे में हमें कैसे पता, तो ये उनकी जीवनी लिखी गई थी उनके राजकवि के द्वारा। हर्षचरित जो है हमें उनके बारे में उसके थ्रू पता है। और एक चाइनीज यात्री थे, आपको याद होगा कि गुप्त काल में फाहियान नाम के यात्री थे, और इस काल में एक यात्री थे जिन्हें हम जुएनजैंग कहते हैं। ये भी एक चाइनीज यात्री थे। ये भारत आए थे रेशम मार्ग के जरिए, और बाद में उत्तर पश्चिमी एशिया से होते हुए चीन वापस गए। इन्होंने भी जो है अपना यात्रा वृतांत लिखा है। ये नालंदा में काफी समय तक रुके, वहां पढ़ाई की, काफी ये हर्षवर्धन के भी दरबार में रुके, काफी कुछ देखा इन्होंने। कई बुद्धिस्ट भिक्षुओं से इनकी मित्रता थी। ये जब वापस चीन चले गए तो भी इन्होंने जो है पत्र व्यवहार जारी रखा उनके साथ, और वहां जाने के बाद इन्होंने जो है एक अपनी जीवनी लिखी, अपना यात्रा वृतांत लिखा। तो हर्षवर्धन के बारे में जानने के ये आपके 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक तो उनकी जो जीवनी है खुद के राजकवि ने लिखी, और ये जो है जुएनजैंग, इनका जो वर्णन है वो। गुप्त शासकों के बारे में हम शिलालेखों से जानते हैं। एक तो प्रशस्ति हो गई शिलालेख में, और एक दूसरा है कई सारे भूमि अनुदान हैं उसके थ्रू। भूमि अनुदान के बारे में हम मजबूरी है कि अभी बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है उनके सिक्के। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि गुप्त शासकों ने सोने के बहुत अच्छी क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के प्योर सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो इनके कई सारे सिक्के हैं, कुमार देवी प्रकार का सिक्का, वीणा प्रकार का सिक्का। तो इसके थ्रू भी हम गुप्त शासकों के बारे में जानते हैं। और भी कई सारे मतलब पुराणों में भी कहीं कहीं इनकी बात आती है। कहीं जो ये साहित्यिक साक्ष्य हो गए, कहीं महाकवि हैं, महाकवियों ने इनके बारे में लिखा है। तो उनके बाद जो हर्षवर्धन आए गुप्त शासकों के बाद, उनके बारे में हम जानते हैं हर्षचरित के द्वारा। जो बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित लिखी थी, इसमें हर्ष की वंशावली दी हुई है, और यह उनके राजा बनने के साथ समाप्त हो जाती है। ये क्या है, आप इसको पार्ट 1 मान सकते हैं। पार्ट 2 लिखने का स्कोप तो था, क्योंकि ये उनके राजा बनते ही खत्म हो गई, और पार्ट 2 में उनके राजकाल में क्या हुआ वो लिखा जा सकता था, बट शायद जरूरी नहीं समझा होगा। हर्ष की कहानी को संक्षिप्त में देखते हैं। वो है कि अपने पिता और बड़े भाई दोनों की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। मतलब वो नेचुरल सक्सेसर नहीं थे, उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई तब वो बने। और फिर हर्ष ने कन्नौज राज्य पर भी अधिकार कर लिया। दरअसल कन्नौज के जो राजा थे और उनका विवाह हर्ष की बहन के साथ हुआ था। तो बंगाल के जो
गौड़ कहा जाता है, मतलब बंगाल तो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी उस क्षेत्र के लिए। गौड़ क्षेत्र के राजा जो थे शशांक, वो इनके दुश्मन थे और उन्होंने छल से इन्हें कन्नौज के राजा को मार दिया। तो हर्ष ने फिर कन्नौज पे भी अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने बदला लेने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी हुए। मगध और बंगाल दोनों जीता उन्होंने, लेकिन अन्यत्र वो उतना सफल नहीं हुए। दक्कन की तरफ जब उन्होंने कूच की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन टू या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उन्हें रोका गया। अब सवाल यह है कि हर्ष की जो जीवनी है वो तो उनके राजा बनने के साथ समाप्त हो जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली कि उन्हें हराया गया? तो दरअसल हमने अभी बात की थी कि जो प्रशस्ति लिखने की परंपरा है वो इस काल में महत्वपूर्ण हो गई थी। मतलब इन गुप्त शासकों के अलावा और भी लोग प्रशस्ति लिखते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने भी अपनी प्रशस्ति लिखी थी या लिखवाई थी। चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, और यहां पे एक जैन मंदिर है, उसकी बाहर की दीवार पे एक प्रशस्ति लिखी हुई है। यहां भी जो उनके राजकवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने ये प्रशस्ति लिखी है और यहां उन्होंने बताया है कि उनके स्वामी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। और एक यहां पे वर्ड प्ले किया है कि हर्ष हर्ष नहीं रहे। उस परास्त होने के बाद हर्ष जो थे वो हर्ष नहीं रहे। मीन्स हर्ष का मतलब होता है खुशहाल, खुश। तो जो हर्ष हैं वो खुशहाल नहीं रहे हारने के बाद। इसी प्रशस्ति में हर्ष को सकल उत्तर पथ स्वामी भी कहा गया है। मतलब पूरे उत्तर पथ के या पूरे उत्तर भारत के राजा। वो मतलब एक बताने, एक दिखाने की बात है कि मेरे स्वामी ने जिस राजा को हराया है वो खुद एक बहुत बड़े राजा थे। तो मतलब हमने किसी छोटी टीम को नहीं हराया है, हमने एक बड़ी टीम को हराया है उस सेंस में। और भी कई शासक थे। हम यहाँ पे सातवाहनों को लिखा गया है, हालांकि सातवाहन जो है वो मौर्योत्तर काल के शासक थे। इस क्षेत्र में तब तक वाकाटकों का राज्य हो गया था। जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा देवी का विवाह कराया था। वाकाटक शासक थे। यहां पे एक इक्ष्वाकु राजा थे इस क्षेत्र में हुए, अमरावती वगैरह में। ठीक है, इस क्षेत्र में अमरावती भी और अजंता दोनों बुद्ध, और अब तो एलोरा में भी जो गुफा साहित्य केव आर्किटेक्चर था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और दूसरे थे ये पल्लव। पल्लवों की और चालुक्यों की लगातार प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए। ठीक है, महाबलीपुरम जो है वो इनकी, कांचीपुरम इनकी एक राजधानी थी और महाबलीपुरम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की एक शिखर वार्ता महाबलीपुरम में हुई थी। ठीक है, यहाँ जो महाबलीपुरम जो है अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, और इन मंदिरों को जो पैट्रनेज है, जो संरक्षण है, जो अनुदान है, वो पल्लवों ने काफी भारी मात्रा में अनुदान दिया। उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था। और ये चोल, चेर, पांड्य, देखिए इस वक्त जो है ये जो मूवेंदर के तौर पे हम इन्हें जानते हैं पिछले चैप्टर से, इस समय काल में ये इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ये कभी या तो चालुक्यों के या कभी पल्लवों के अधीन होते थे। तो ये एक तरीके से इस वक्त सबसे अधीनस्थ थे इनके। अभी जो बताया कि चालुक्यों और पल्लवों की लगातार दुश्मनी बनी रहती थी, लगातार युद्ध होते रहते थे। हालांकि एक दुश्मनी इतनी थी कि एक जो पल्लव शासक थे उन्होंने अपने पल्लवों को, चालुक्यों को हराने के बाद अपना नाम ही रख लिया वातापी कोंडा। वातापी जो है चालुक्यों की ऐहोल के बाद एक बादामी या वातापी उनकी राजधानी थी। उसको तो मतलब वो बताते हैं कि मैंने वातापी जीत लिया था। तो एक पल्लव शासक ने अपना नाम ही रख लिया था वातापी कोंडा। और ये उसके बाद देखिए आपको इसके दोबारा अगला चरण भी दिखाई देता है। जब चालुक्यों को राष्ट्रकूट आए चालुक्यों के बाद, और पल्लवों के बाद चोल आए, तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी। मध्यकाल में जाते हैं तो बहमनी और विजयनगर के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। तो ये इस क्षेत्र में चाहे राज्य कोई भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा एक आम बात है।
तो हमने देखा कि गुप्त काल में, अब प्रशासन की बात करते हैं, तो देखिए जैसे कि गुप्त काल के पहले भी, गुप्त काल में भी और गुप्त काल के बाद भी राज्य के लिए आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। इसलिए गांव जो थे वो महत्वपूर्ण अभी भी थे। राजा अभी भी है आर्थिक ये कृषि के विकास के और कृषि के फैलाव की कोशिशें करता था, और इस क्रम में गांवों का बहुत महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि कैसे आर्थिक समृद्धि से या कृषि अधिशेष के कारण जो गांव में है असमानता भी फैलती है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जारी रही इस काल में। इस काल में एक और चीज ये हुई कि राजाओं ने प्रभावशाली लोगों का समर्थन पाने का भी प्रयास किया। उसके उदाहरण क्या है इस चीज के? हम कह रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों का समर्थन पाने की कोशिश की, क्यों? उदाहरण ये है, जो हरिसेन हैं, इन्होंने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति के नीचे इन्होंने एक्चुअली अपना साइन किया हुआ है। जैसे कि आज के टाइम में पेंटर अपनी पेंटिंग बनाने के बाद नीचे साइन करते हैं, वैसे ही इन्होंने भी साइन किया हुआ है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हैं दो पद धारण करते थे समुद्रगुप्त के दरबार में। एक तो ये महादंड नायक थे और दूसरे संधि विग्राहक थे। तो ये जो महादंड नायक की ऑफिस है, जो प्रशासनिक पद है, ये इनके पिता भी महादंड नायक थे और फिर ये भी महादंड नायक हुए। और दूसरा, ये महादंड नायक होने के साथ संधि विग्राहक भी थे। तो ये दिखाता है कि जो हरिसेन है या जो इनका परिवार है, ये आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य तौर पे महत्वपूर्ण है। तो ये गुप्त शासकों के लिए जरूरी था कि इस परिवार का जो है मतलब इस परिवार का समर्थन पाया जाए। कई बार होता है ना कि अलग अलग गुटों के बीच में स्पर्धा होती है कि हमारे गुट का जो है वो राजा बने, या अगले गुट का राजा अगर बन गया तो हमारे गुट को मतलब ये राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो वैसे ही है कि ये प्रमुख गुट रहे होंगे। दूसरा, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर प्रभावशाली लोगों का दबदबा था। नगर श्रेष्ठी यानी कि जो श्रेणी है उसमें जो उसका जो प्रमुख होगा, सार्थवाह जो कारवां हैं, उनमें जो व्यापार के लिए जो कारवां होते हैं, यहाँ से वहां सामान ले जाते हैं, उनका जो प्रमुख होगा उसे सार्थवाह कहते हैं। प्रथम कुलिका, जो सारे शिल्पकार हैं और दस्तकार हैं, उनका जो नेता होगा, ठीक है। या प्रथम कायस्थ, जो आपको वहां पे जो स्क्राइब हैं, जो लिपिक हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख होगा वो प्रथम कायस्थ कहा जाएगा। ये स्थानीय शासन पे, खास करके जो नगर का प्रशासन है, नगर का जो प्रशासन है, उनमें ये लोग, जो कमिटी होती थी उनमें ये लोग होते थे। अब थोड़ा फर्क देखिए मौर्य काल से। मौर्य काल में हमने अर्थशास्त्र में भी देखा है और हमने इंडिका में भी देखा है कि जो नगर प्रशासन थे, उनके जो अधिकारी थे, उनको मौर्य शासक स्वयं उनकी नियुक्ति करते थे। लेकिन इस काल में जो है नगर प्रशासन में जो स्थानीय पावरफुल, जो लोकल एलिमेंट हैं, जो लोकल लेवल पे पावरफुल हैं, वो उनका दबदबा है। तो ये भी एक सामंतीकरण को या राज्य की शक्ति में जो कमी है उसको दर्शाता है। ये ऐसे प्रभावशाली लोगों का समर्थन पाना फायदेमंद तो था शॉर्ट टर्म पे, लेकिन दीर्घ काल में यह हानिकारक ही होता था। क्यों? क्योंकि हमने यहां एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो हमने यहां चालुक्यों की बात की। चालुक्यों को बाद में राष्ट्रकूटों ने रिप्लेस किया, और जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के अधीनस्थ थे, एक समय में उनके सामंत थे। पल्लवों को चोलों ने हरा दिया, और चोल एक समय में पल्लवों के अधीनस्थ थे। गुप्त साम्राज्य का अंत भी ऐसे हुआ कि जब गुप्त शासक कमजोर होने लगे, जब लगातार हुनों का जो लगातार आक्रमण हुआ, तो उनके जो अधीनस्थ शासक थे उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। सामंतों ने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यह है कि आप अगर प्रभावशाली परिवारों का या प्रभावशाली कुलों का समर्थन लेते हैं तो आपको फायदेमंद तो है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ये जो है ये राजनीतिक विखंडीकरण को प्रोत्साहित करता है। राज्य की शक्ति का सामंतीकरण। कुछ राजा हाथियों, रथों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों सहित एक सुव्यवस्थित और सुगठित सेना रखते थे। भाई, आपके पास जितना धन है, जितना आप कर ले सकते हैं, जितना राजस्व ले सकते हैं, उसके आधार पर आप जितनी सेना रख सकते हैं आपने रखी। लेकिन अगर आपको और सेना चाहिए तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेना नायक थे जो राजा को जब भी जरूरत होती सेना उपलब्ध कराते थे। उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि अनुदान मिलता था। ये देखिए, ये भूमि अनुदान का मात्र एक पक्ष है। सामंतों को भूमि अनुदान किया जाता था, इसके अलावा व्यक्तिगत
लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे भी होता था, ब्राह्मणों को, बुद्ध भिक्षुओं को, मंदिरों को, और इन सब के अलग अलग प्रभाव थे जिसको हम बाद में देखेंगे। इस भूभाग से वह राजस्व एकत्र करते थे और अपनी सेना का रखरखाव करते थे। अच्छा, कई बार इन्हें राजा अनुदान देता था, कई बार ये जो अनुदान है इन्हें पहले से ही थे उनके पास। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी ग्रुप है, ये सेना नायक जो हैं, ये काफी प्रभावशाली होंगे। अगर कोई राजा, किसी भी राजा के लिए बहुत जरूरी होगा कि ऐसे सेना नायकों का उसे लगातार समर्थन मिलता रहे। अगर वो अपना समर्थन खींच लेंगे तो राजा के लिए फिर राज्य करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके जो 2-4 इंपॉर्टेंट सेना नायक हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इस राजा को समर्थन नहीं करेंगे, हम अगले राजा को समर्थन करेंगे, और अपनी सारी सेना उसे दे देंगे, तो राजा का क्या तख्ता पलट हो जाएगा। या कोई सेना नायक है, उसे लग गया कि अब मैं इस राजा की सेवा नहीं कर सकता, अब मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा, और वो उसे लगता है कि मेरे पास इतनी सेना है या मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं अपने राज्य की रक्षा कर पाऊंगा, तो वो फिर अलग हो जाएगा। तो ये जो है सेना नायक, ये दीर्घ काल में तो राज्य के लिए नुकसानदायक ही थे। इन लोगों को सामंत के रूप में जाना जाता था। जब भी शासक कमजोर होता, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते, और इनमें से कुछ तो इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें महासामंत भी कहा जाता था। हमें कैसे पता? क्योंकि महासामंत भी भूमि अनुदान देते थे। तो राजा ने महासामंत को अनुदान दिया, महासामंत अपने नीचे सामंत को दे रहा है, सामंत फिर किसी व्यक्ति को दे रहा है। तो ये कुछ तो इतने प्रभावशाली होते थे। और फिर ठीक है, किसी व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण गांव को अनुदान दे रहा है। स्थानीय स्वशासन, देखिए आज के समय में हम बात करते हैं पंचायती राज की। चाहे गांधी जी का सपना हो या स्वतंत्र भारत का संविधान हो या उसमें बाद में किए गए संशोधन हो, सबने पंचायती राज स्थापित करने की कोशिश की है। आपको पता होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, ग्रामीण पंचायती राज के लिए और शहरी पंचायती राज के लिए। लेकिन ये जो पंचायती राज है, इसकी परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? कम से कम पल्लवों के काल तक तो है ही। तो पल्लवों के शिलालेख, पल्लव कहां थे? यहां, ये जो क्षेत्र था दक्षिणी आंध्र प्रदेश का और उत्तरी तमिलनाडु का, ये इनका प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, 2 शब्द हैं, एक है चोला मंडलम और एक है तोंडाई मंडलम। तोंडाई मंडलम जो होगा वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु का होगा। तो पल्लवों का जो कार्य क्षेत्र था वो तोंडाई मंडलम कहलाता था। तो पल्लवों के कई शिलालेखों में सभाओं और उर का उल्लेख मिला है। जैसे कि उत्तर मेरूर, ये जो है कांचीपुरम के पास एक जगह है जहां मंदिर की बाहर की दीवार पे, जिसका नाम है उत्तर मेरूर, और वहां मंदिर की बाहर की दीवार पे कई सारे ऐसे शिलालेख हैं जिसमें सभाओं और उरों का वर्णन है। ये स्थानीय स्वशासन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सभा जो है एक ऐसे गांव में होती थी जहां ज्यादातर भूस्वामी ब्राह्मण हो, और उर ऐसे गांवों में होती थी जहां ज्यादातर भूस्वामी गैर ब्राह्मण हो, वेलार जो इत्यादि। और ये गांवों के स्थानीय स्वशासन में काफी ऑटोनोमस थे, काफी इंडिपेंडेंट थे। जो राज्य का जो इसमें इंटरफेरेंस था, जो वो काफी कम था। राज्य मात्र कर की उगाही तक उसमें इंटरेस्ट लेता था, बाकी जो भी स्थानीय स्तर पे निर्णय हैं, जो स्थानीय शासन है, वो आप स्थानीय स्तर पे वो लोग कर की उगाही करके उसको मैनेज करते थे। ये सभाएं उप समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जो सिंचाई, कृषि कार्य, सड़क बनाने, स्थानीय मंदिरों आदि की देखभाल करती थी। हालांकि चोल काल को हम इन स्थानीय स्वशासन के लिए ज्यादा जानते हैं, बट ये चल तो पल्लव काल से रही थी और काफी लंबे समय तक चली। दूसरा एक शब्द है नगरम। व्यापारियों, अगर कोई नगर था तो नगर के मतलब गवर्नेंस के लिए व्यापारियों का एक संगठन होता था। इन सभाओं को अमीर और शक्तिशाली जमींदारों और व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इनमें से कई स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं और इनका पतन हुआ विजयनगर साम्राज्य के आते आते। उस समय तक स्थानीय स्वशासन की ये जो संस्थाएं थी, इनका पतन हो गया। बट
पल्लव काल से लेके विजयनगर तक लगभग ये 1000 साल से ज्यादा लंबा समय है, उस काल तक ये बरकरार रहे। देखिए ये जो उप समितियां थी या इन सभाओं और की सदस्यता थी, स्वाभाविक है ये जो लैंड होल्डर्स होंगे, जो भूस्वामी होंगे, उन्हीं को मिल सकती है। स्त्रियों को, शूद्रों को, बाहर से आने वालों को, जिनके पास जमीन नहीं है, जो कर नहीं दे सकते, इन लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये जो ऐसे शिलालेख हैं उनमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपको, कितनी आपके पास जमीन होना चाहिए, आप कितना सालाना कर देते हैं, आपने क्या वेदों की पढ़ाई की है, आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है, कौन सी जाति बन सकती है, कौन सी जाति नहीं बन सकती है, क्या महिलाएं बन सकती हैं, या अगर आप पहले ही इसमें एक जो कूलिंग ऑफ पीरियड कह सकते हैं कि अगर आप 1 साल पिछली बार आप बने थे किसी उप समिति के सदस्य, तो आप कितने साल तक नहीं बन सकते। तो ऐसी कई डिटेल क्वालिफिकेशन दी हुई रहती हैं ऐसे शिलालेखों में, और ये स्थानीय स्तर पर तो काफी मतलब स्वतंत्र थी, जो ऑटोनोमस कहते हैं कि आप राज्य का इसमें कम ही इन्वॉल्वमेंट था, बस राज्य को टैक्स लेने तक मतलब था। और स्वाभाविक है अगर आप ऑटोनोमस हैं, राज्य का उसमें इंटरफेरेंस कम है, तो क्या होगा कि टैक्स भी आपको उतना नहीं, ये कर इतना नहीं देना पड़ेगा जितना, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां जो गांव की जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हैं, अगर ऐसे किसी क्षेत्र से तुलना करते हैं तो स्वाभाविक आपका कर भी कम ही होगा उन क्षेत्रों से। और चैप्टर के अंत में एक हिंट के तौर पे दिया है कि स्वर्ण युग में साधारण लोगों का जीवन। हम जानते हैं गुप्त काल को स्वर्ण युग कई कारणों से कहा जाता है। एक कारण है कि इस काल में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तम क्वालिटी के सोने के सिक्के, मतलब राज्य, खास करके गुप्त राज्यों ने जारी किए थे। दूसरा, जो संस्कृत साहित्य है वो बहुत ही परिष्कृत हो चुका था, बहुत ही रिफाइंड हो चुका था, कालिदास की रचनाएं इत्यादि। तो इन्हीं कुछ कारणों से इस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन स्वर्ण युग में देखिए, हमने शुरू में पढ़ा था कि इतिहास एक नहीं है, अनेक, एक से ज्यादा है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई काल स्वर्ण युग हो सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य समुदाय जाति के लिए वो स्वर्ण काल नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा या कुछ ऐसा नहीं था कि वो उसे एक गोल्डन पीरियड मान सके। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की। उसमें एक इंसिडेंस दिया है कि कैसे एक मछुआरा है वो प्राचीन भारत के भ्रष्टाचार से डील कर रहा है, कि कैसे राज्य का जो नौकरशाही है वो कैसे उसे परेशान कर रही है। दूसरा, हम कालिदास की रचनाओं में लगातार पाते हैं कि जो राजा है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो तो संस्कृत में बोल रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो प्राकृत में बात कर रही है। तो ये दिखाता है कि समाज में ये भेदभाव जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एम्बेडेड था। दूसरा, फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आए थे, चीनी यात्री थे, रेशम मार्ग से आए और रेशम मार्ग के थ्रू ही वापस गए। उन्होंने अछूतों की दुर्दशा का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि अछूत जो है वो शहर के बाहर रहते हैं, और जब वो शहर आते हैं तो वो एक प्रकार का ड्रम बजाते रहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो शहर में इंटर कर रहे हैं और वो सचेत हो जाएं, ताकि अछूत से उनका संपर्क ना हो। तो अगर किसी समुदाय की इतनी खराब स्थिति है तो हो सकता है वो किसी और के लिए वो स्वर्ण युग हो, लेकिन उस समुदाय के लिए तो वो स्वर्ण युग नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट अगर किसी का जीवन ऐसा है तो उसके लिए तो नर्क वाली स्थिति है। तो बस ये एक तरीके से जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो एक विनम्रता की जो जरूरत होती है। एक, अगर आपका ओपिनियन, आपका जो मत है किसी और के मत से अलग है, तो उसमें थोड़ा टॉलरेंस लाने के लिए ऐसे उदाहरणों को समझना जरूरी है कि इतिहास अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हम एक इस मामले में इनटॉलरेंट ना हो जाएं कि नहीं, आप जो है संस्कृति को या प्राचीन भारत के इतिहास को आप मतलब मलाइन कर रहे हैं, आप इंटेंशनली उसको गलत दिखा रहे हैं। नहीं, थोड़ा आपस में बातचीत में थोड़ी विनम्रता आ जाए, इसलिए ऐसे उदाहरणों को समझना जरूरी होता है। दूसरा, बाण भट्ट ने बताया है कि कैसे राजा की जब सेना कूच करती है तो वो कितनी ताकतवर लगती है, लेकिन यही ताकतवर सेना जहां से गुजरती है वहां विध्वंस कर देती है। हाथी हो गए, घोड़े हो गए, या फसलों को तबाह कर देते हैं कहीं से गुजर रहे हैं। अब अगर किसी की फसल ऐसे तबाह हो जाती है तो क्या खाएगा?
या ये भी कहा गया है कि जो गांववासी थे वो उन्हें मतलब एक भेंट देना होता था राजा को। अगर कोई सेना कूच कर रही है कहीं से तो उन्हें आदेश मिलता था कि इतना लकड़ी, इतना घी, इतना तेल, इतना अनाज पहुंचा दें, और पहुंचा दिया आपने, फिर आप क्या खाएंगे? फिर आप भूखे मर जाएंगे। तो ये ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि स्वर्ण युग है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा जब हम ऐसे समय के बारे में बात करते हैं थोड़ा मॉडरेशन से हमें बात करने की जरूरत है। इसके बाद अंतिम चैप्टर है इमारतें, चित्र और किताबें। ये कला और संस्कृति के कुछ बिंदुओं को कुछ हद तक ऊपर ऊपर से डिस्कस करता है। और देखिए, जो मैं बता रहा था कि हमें थोड़ी विनम्रता की जरूरत है, और ये कुछ कुछ वैसा ही है। एनसीईआरटी की देखिए आप कितनी भी बुराई कर सकते हैं, खास करके जब इतिहास के एनसीईआरटी के बारे में बात किया जाता है तो ये लगातार बात होती है कि क्यों एनसीईआरटी अमुक काल अवधि के बारे में ज्यादा ध्यान देता है लेकिन अमुक के बारे में नहीं देता, अमुक राज्यवंश के बारे में ज्यादा बात करता है लेकिन अमुक राजवंश के बारे में नहीं बात करता है, किसी समय को स्वर्ण युग कह देता है तो किसी समय को कुछ और कह देता है। और इतिहास में ऐसे जो है डिबेट डिस्कशन होती रहेंगी, लेकिन एक एनसीईआरटी की ये खासियत है कि वो अ, अपने पाठ्यक्रम को बड़ा समावेशी बनाने की कोशिश करता है, इंक्लूसिव रखने की कोशिश करता है। थ्रू आउट आप देखेंगे एनसीईआरटी खास करके वो बच्चों से डायलॉग करने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में बात कर रहा है कला संस्कृति की इमारतों की, किताबों की, और यहाँ पे शुरू में इसने एक विकलांग बच्चे का चित्र दिया हुआ है जो मतलब उसके जो डिस्क्राइब किया है उसमें लिखा है कि कैसे उसका भाई उसके व्हील चेयर को रोल करके ले जा रहा है कुतुब मीनार परिसर में। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि ये समाज को या बच्चों को ये उदाहरण देना चाहता है कि आप जो आपसे थोड़े अलग हैं दिखने में, बोलने में, ठीक है, क्षमताओं में, उनका भी आदर करना सीखें। तो इतिहास पढ़ते वक्त भी या इतिहास को लेकर चर्चा करते वक्त भी हमें इसी एटीट्यूड से करना चाहिए कि एक दूसरे के मत का सम्मान करें, ऐसे इनटॉलरेंट होकर एक दूसरे से बात ना करें। थ्रू आउट द बुक आप देखिएगा इन्होंने, चाहे माइनॉरिटी बच्चा हो या किसी फ्रंटियर एरिया के बच्चे हों, अलग जिनका नाम थोड़ा अलग है, जो दिखते जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनसे थोड़ा अलग दिखते हों, थोड़ा अलग सुनने में लगता हो, या उनके सवाल थोड़ा अलग हों, उनके बारे में बार बार बात की ताकि लोगों को लगे कि भाई सिर्फ आप या आपका समुदाय ही नहीं है, अन्य समुदाय भी हैं, उनका भी मत है, उनके भी प्रश्न हैं, उनकी भी आकांक्षाएं हैं। तो एक तरीके से क्या ये बच्चों में टॉलरेंस की बात करता है। और इस मायने में एनसीईआरटी का जो प्रयास है ये बेजोड़ है। कला एंड संस्कृति हालांकि ऐसे लिखा नहीं गया है चैप्टर में कि ये आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है, बट चूंकि हमारे सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर है तो उस पर्सपेक्टिव से हमने देखने की यहाँ पे कोशिश की है। क्या क्या बताने की कोशिश की इन्होंने? शुरू में मेहरौली के लौह स्तंभ की बात की है, फिर स्तूप के स्थापत्य कला की बात की है कि कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ स्तूप स्थापत्य कला का विकास हुआ, कुछ प्रमुख उदाहरणों के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सिमिलरली प्रारंभिक हिंदू मंदिर से लेकर मंदिर स्थापत्य कला के विकास की बात की है, और फिर चित्रकला के विकास की बात की है। हालांकि चूंकि ये लिखी गई है छठी क्लास के बच्चों के लिए, तो अमुक अमुक उदाहरण को एक क्रम में बस दे दिया है, ज्यादा उसको फिर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से जुड़ा नहीं है, क्योंकि फिर वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा हैवी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उदाहरण दिया है महरौली के लौह स्तंभ का, और कहा है कि ये जो धातु विज्ञान की में क्या कितना विकास हो गया था उसको दर्शाता है कि महरौली का जो लौह स्तंभ है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मतलब जो उस पे अभिलेख है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात करता है, और ये इसमें इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। तो ये दिखाता है कि जो धातु विज्ञान है कितना परिष्कृत हो चुका था, कितना रिफाइंड हो चुका था। हमें यह समझने की जरूरत है कि कला सिर्फ उतनी नहीं है जो जितनी बची है, वह भी है जो लुप्त हो गई है। अब अगर किसी ने एक ऐसा स्तंभ बना दिया है जो मतलब कलाकारों ने यह सीख लिया है कि कैसे हम, रसायन विज्ञान इस स्तर तक चला गया है कि वो एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिसमें हजारों साल तक जंग नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं इस रसायन विज्ञान का विकास हुआ होगा। कहीं कहीं ऐसे मॉन्यूमेंट रहे होंगे कि चलो तुरंत एक साल में नहीं लेकिन 10 साल में, 20 साल में जंग लग जाएगा तो वो खो जाएगा। तो क्या है कि कला चाहे कोई भी हो, चाहे कोई विज्ञान हो,
कोई कला हो, कला में चाहे स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, गीत संगीत हो, ठीक है। जैसे कि हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं जो बहुत बहुत डिटेल में ड्रामा को डिस्कस करता है, तो उसमें मतलब उसके पहले भी ऐसे कई ग्रंथ रहे होंगे जिनमें नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ लिखा होगा और उस नॉलेज के बेसिस पे अगली बुक आई है ना। आप 12वीं कक्षा के इतिहास के पहले छठी कक्षा का इतिहास पढ़ते हैं, 7वीं का पढ़ते हैं। गणित में 12वीं कक्षा का गणित पढ़ने के पहले आप क्या करते हैं, छोटी कक्षाओं से थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आते हैं और कुछ सीखते हैं। वैसे ही कला संस्कृति विज्ञान का विकास भी ऐसे ही होता है। तो महरौली के स्तंभ के पहले ऐसे कई स्तंभ रहे होंगे जो रसायन विज्ञान में विकास के अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं। ऐसे ही कला संस्कृति के बारे में पढ़ते वक्त समझना है कि अगर आपको अजंता की गुफाओं में पेंटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो अब नहीं बचे हैं। बुक में पहले है कि स्तूप के स्थापत्य कला के विकास की बात की है। सांची, अमरावती और धमेक जो है आपको सारनाथ में है। देखिए स्तूपों का महत्व क्या है। महत्व यह है कि बौद्ध धर्म के पहले भी किसी प्रोमिनेंट या किसी फेमस व्यक्ति के मरने पे उनकी याद में स्तूप बनाए जाते थे। उनके अगर कोई अवशेष हैं, चाहे उनके शरीर का कोई भाग हो या उनका कोई सामान हो, वो उसे रख के उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। ये चूंकि एक पॉपुलर प्रैक्टिस था, जन सामान्य में इसे प्रैक्टिस किया जाता था, तो पहले इसे बौद्ध धर्म ने अपनाया और बाद में ये बौद्ध धर्म के साथ ही जुड़ के रह गया कि अब हम कहीं स्तूप देखते हैं तो हम उसे सीधा बुद्धिज्म से जोड़ते हैं, बौद्ध धर्म से। बट ये एक्चुअली बौद्ध धर्म से पुरानी परंपरा है और इसे बौद्ध धर्म में एक तरीके से अप्रोप्रिएट किया गया है। तो पहले क्या था कि पहले तो सामान्य प्रकार के स्तूप बनते थे कि यहाँ पे इन्होंने पहले एक किसी बुद्धिस्ट भिक्षु का उन्होंने कोई, चाहे शरीर का कोई भाग हो, उनके दांत हो सकते हैं, उनका बाल हो सकता है, ठीक है, या उनकी राख हो सकती है, या उनका कोई सामान है, उसके ऊपर पहले मिट्टी का एक स्तूप बना दिया। बाद में क्या था कि पकी हुई ईंटों को लगाया गया और अगले स्टेज में फिर संगमरमर, मार्बल वगैरह लगाए गए। जैसे कि जो सांची का स्तूप है जो पहले पहले मौर्य काल में अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में सातवाहनों ने उसको फिर इम्प्रूव किया, उसको रिपेयर करवाया। वाकाटकों के समय में भी उसको और रिपेयर कराया गया था। फिर ऐसे ही जैसे भव्यता बढ़ती है वैसे वैसे नए उसमें फीचर्स, विशेषताएं ऐड की जाती हैं कि अगर अब सिर्फ स्तूप नहीं बनेगा, उसके चारों तरफ रेलिंग लगा दी जाएगी, एक प्रदक्षिणा पथ बन जाएगा, फिर तोरण लगा दिया जाएगा उसके गेट पे। फिर ये होगा कि जो स्कल्पचर जो हैं, शिल्प बनाए जाएंगे उनके रेलिंग्स के ऊपर। तो क्या है कि ऐसे धीरे धीरे स्थापत्य कला का विकास होता है और यहीं पे उदाहरणों के जरिए उसे समझाया गया है। और हर काल में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि स्थापत्य कला का विकास हुआ है तो उसे कौन संरक्षण दे रहा है। क्या मात्र राजा संरक्षण दे रहा है, मात्र राज्य संरक्षण दे रहा है, या आम जनता भी दे रही है। स्वाभाविक है राजा तभी देगा जब आम जनता में वो प्रसिद्ध होगा। फिर उसके आपको विकास के अलग अलग चरण भी देखने हैं। जैसे कि अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो प्रारंभिक मंदिर मौर्योत्तर काल में हो सकता है लकड़ी के रहे हों जो अब सरवाइव नहीं किए। फिर गुप्त काल आते आते पत्थर के भी मंदिर बनने लगे और ईंटों के भी बनने लगे, और यही हमारे पास पत्थर और ईंट के ही गुप्त काल के सबसे मंदिर बचे हुए हैं, उसके पहले के मंदिर नहीं बचे हुए हैं। बाद में मंदिरों में और विकास हुआ, ठीक है। फिर चोल काल, पूर्व मध्यकाल आते आते आपको मंदिरों में तीन प्रमुख स्थापत्य कलाएं आ गई, नगरा, द्रविड़ और विसरा, तीन प्रकार के। तो एक तो हो गया विकास के चरण, एक कौन संरक्षण दे रहा है, और फिर क्या किस थीम पे, किन विषयों पे बनाया जा रहा है, कि वो जो कला है वो किन विषयों पे बनाई जा रही है, कि अगर मंदिर बन रहे हैं तो किन देवी देवताओं के लिए बन रहे हैं, ठीक है, उनमें स्थापत्य कला में क्या दर्शाया गया है, क्या पुराणों की कहानियां हैं,
बुद्ध के स्तूप के ऊपर जातक कथाएं का स्थापत्य कला में लगाया जाता है। हमने भारूद स्तूप का एक उदाहरण देखा था। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि छठी क्लास की बुक में इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मंदिरों की बात करते हैं तो इन्होंने एक तरफ गुप्त काल के कुछ ईंट के मंदिरों की बात की है, ठीक है, उनके कुछ विशेषताएं दी हैं, जैसे कि गर्भगृह हो गया। तो गर्भगृह क्या होता है, जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसके ऊपर शिखर बनाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले सिर्फ गर्भगृह होता था और जो छत थी वो फ्लैट होती थी, फिर शिखर बनाना शुरू हुआ, फिर आसपास प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया, फिर मंडप बनाया गया इत्यादि। जो है एक एक करके नए नए फीचर्स ऐड होते गए, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी पल्लवों का, जो महाबलीपुरम की हमने बात की उन जगहों की। फिर पल्लव काल में क्या नई चीजें जुड़ी गई, चालुक्यों के यहाँ बादामी, वातापी और पट्टदकल, इन जगहों पे क्या परिवर्तन आए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे पूर्व मध्यकाल आते आते जो हमने बात की कि 3 प्रमुख स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला के 3 प्रमुख प्रकार आ गए थे आपको, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके फीचर ऐड होता है, मंदिर बड़ा होता जाता है। इस ऐसे ही फिर चित्रकला की भी बात है भाई। हमने अजंता की गुफाओं में देखे कि बहुत ही उत्कृष्ट चित्र बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छी चित्र बनाए गए हैं, उनके जो जातक कथाओं पे आधारित थीम पे बनाए गए हैं, जो उसमें जो रंग हैं, जो चित्रकारी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी याद रखिए कि इसके पहले भी, अब पत्थर पे आप सोचिए कि ज्यादा आसान पत्थर पे बनाना है या कागज पे या लकड़ी पे, लेकिन हमारे पास तो पत्थर के बचे हुए। तो ये दिखाता है कि जो हमारे पास कला का उदाहरण है उसके पहले भी कला ये अस्तित्व में तो थी। चित्रकारी तो भीमबेटका के समय से हो रही है, लेकिन वो जो है हमारे पास नमूने बचे हुए नहीं है। और इसी चित्रकारी के आधार पे बाद में जो है मिनिएचर पेंटिंग आया। मिनिएचर पेंटिंग जो है किताबों में बनाया जाता है। फिर मुगल काल तक, उसके बाद भी क्या उसका विकास हुआ। इस किताब में बस इतना बताया है कि कैसे अजंता, एलोरा इत्यादि गुफाओं में अलग अलग चित्रकला के हमको उदाहरण मिलते हैं। वो जातक कथाओं के थीम के बेसिस पे, जैसे कि बोधिसत्वा की का चित्र बना दिया या किसी जातक कथा का चित्र बना दिया, उसमें कैसे विविध प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, कैसे उन्होंने अलग अलग शैलियों का अब तक दिखाया कि कैसे आंखें कैसी बनाई हैं इत्यादि। तो एक तरीके से उतना ही बताया गया है इस चैप्टर में उसको। फिर हमने अभी बात की कि हमने यहां कहा था कि भाई संरक्षण कौन दे रहा है, सिर्फ राज्य दे रहा है कि आम जनता भी दे रही है। तो उसमें आम जनता के बारे में हमने पढ़ा था कि कई जगहों पे जहां स्तूपों के आसपास हमें मिलता है कि अनुदान जो है वो आम जनता ने भी दिया हुआ है। दूसरा हमने कहा कि विकास के अलग अलग चरण, उसमें हमने बताया कि कैसे पहले स्तूप जो थे सिर्फ मिट्टी के बनाए होते थे, फिर उसमें पक्की ईंटें लगाई गई, फिर संगमरमर पत्थर वगैरह लगाए गए। फिर उसमें क्या है कि और भी कई उसमें एलिमेंट जोड़े गए कि प्रदक्षिणा पथ हो गया, या उसमें तोरण हो गया, या शिल्पकारी करना हुआ। ऐसे ही विकास के अलग अलग चरण थे। फिर आता है कि किन विषयों पर बनाया गया है, और उन विषयों में जो है पुराणों का महत्व आता है। हमने पिछले लेक्चर में भक्ति की बात की थी। जैसे जैसे भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ, मूर्तियां बनी, उन मूर्तियों को मंदिरों में रखा गया, ठीक है। सिमिलरली आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जब महायान बुद्धिज्म आया तो महायान में जो है बुद्ध और बोधिसत्वा की मूर्ति के रूप में पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। तो क्या हुआ कि इससे स्थापत्य कला पे असर हुआ कि जैसे कि अजंता की जो पहले की गुफाएं हैं उसमें बुद्ध की मूर्तियां नहीं हैं, उसमें बुद्ध को चिन्ह के द्वारा, किसी अलग अलग प्रतीकों के द्वारा दर्शाया गया है। लेकिन जब महायान संघ के जो आपकी गुफाएं हैं उसमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, कई सारी मूर्तियां हैं इत्यादि। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे विषय वस्तु में बदलाव आता है वैसे वैसे स्थापत्य कला में भी बदलाव आता रहता है। तो यहाँ पे है कि पुराणों का महत्व है, क्योंकि जो देवी देवताओं की कहानियां हैं, जिन देवी देवताओं के बारे में मंदिर बनाए गए, जिनकी मूर्तियां बनाई गई, उन्हें प्रचलित करने का कार्य जो है वो पुराणों ने किया था। लिखा है कि पहले से प्रचलित कई हिंदू धार्मिक गाथाओं का संकलन किया गया। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुराना। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये
संसार जितना पुराना है ये कथाएं भी उतनी ही पुरानी हैं, इटरनल हैं एक तरीके से। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं। इसमें कई बार क्या किया है कि जनजातीय समुदाय के देवी देवताओं को और वैदिक समाज के देवी देवताओं को भी आपस में जोड़ा गया है। अवतारवाद की जो अवधारणा आपने सुनी होगी, जनजातीय समाज और वैदिक समाज या अन्य अन्य समाजों के भी जो देवी देवता हैं उन्हें जोड़ के नई कहानियां लिखी गई हैं। उसमें अवतारवाद की जो अवधारणा है उसका इसमें रोल है, भूमि अनुदान का इसमें रोल है, जिसके बारे में चाहते हुए भी यहाँ बात नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा वो ऑप्शनल लेवल का डिस्कशन है। तो ऐसे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी जुड़े हुए हैं इसके साथ कि कहानियां हैं उनके बारे में। फिर देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाए, तो आपने भक्तिवाद में देखा होगा कि भाई आपको इसमें कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आराधना कीजिए, ठीक है, मंत्रोच्चार कीजिए, आप जो है फास्ट रखिए, जैसे कि हफ्ते में एक दिन कई लोग फास्ट रखते हैं, उपवास करते हैं, आप तीर्थ पे जाइए, आप मंदिरों में जाइए। तो ऐसे, और अगर कहीं आप यज्ञ करते भी हैं तो वो बहुत ही लो स्केल यज्ञ होते हैं। तो इनमें क्या दिखाया गया है कि देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाए, व्यक्तिगत स्तर पे भक्ति मार्ग से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे अलग अलग अवतारवाद की अवधारणा आती है कि जो शेषनाग का जो आइडिया है कि कैसे उन्होंने धरती को रखा हुआ है अपने फन पे इत्यादि, ऐसी जो कहानियां हैं। और राजाओं की वंशावली, देखिए कई बार पुराण जो है वो राजाओं की वंशावली भी देते हैं, इसलिए इतिहास पुराण कह के उनका इतिहास के यहाँ राजनीतिक इतिहास के को जानने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी एक्चुअली हालांकि इतिहास लेखन का एक एंगल है जिसे हम इम्बेडेड हिस्ट्री और एक्सटर्नल हिस्ट्री के तौर पे कहते हैं, बट उसे बाद में देखेंगे। तो इत्यादि के विषय में कहानियां दी हुई हैं। आप सबने टीवी चैनल वगैरह पे अलग अलग पुराणों के विषय में जो है कई, एक टाइम पे बहुत सारे टीवी सीरियल आते थे, अलग अलग देवताओं के विषय में जो पुराण लिखे गए हैं उनके आधार पे अलग अलग एपिसोड बनते थे। तो आपने कहीं ना कहीं ये सब कहानियां पढ़ी हुई हैं, कई जगहों पे कहीं जा देखा हुआ है। अधिकतर पुराणों को सरल संस्कृत श्लोक के रूप में लिखा गया था ताकि सब उन्हें सुन सकें और उनका मतलब समझ सकें, ठीक है। सामाजिक समानता की बात है कि भाई किसी को इसमें एक्सक्लूड नहीं करना है। स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण पढ़ सकते थे, ठीक है। और पुजारी मंदिरों में पुराणों का पाठ किया करते थे और लोग उन्हें सुनते थे। अब मंदिर में किस पुराण का पाठ करेंगे, जिस देवी देवता की मूर्ति होगी उनसे जुड़ी हुई कथाओं का पाठ होगा। तो क्या है कि पुराणों का महत्व, मूर्ति पूजा का महत्व, मंदिर स्थापत्य कला का विकास, भक्तिवाद का विकास और ऐसे सामाजिक परिवर्तन, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक साथ चल रही हैं। इसका हमें ध्यान रखना है इतिहास पढ़ते वक्त। फिर बात आती है पुस्तकों की, और ये काल आते ये महाकाव्यों का काल हो चुका था कि महाकाव्य तमिल में शिल्पतिकारम मणिमेकलाई, महाभारत रामायणों को जो है फाइनल शेप दिया गया। कालिदास हैं, डांडिन हैं, भैरवी हैं, ये लोग अपने काव्य लिख रहे हैं, ड्रामा नाटक लिख रहे हैं। तो ये क्या है कि जो हमने कहा कि ये गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम युग है, इसलिए क्योंकि साहित्य में है, साहित्य बहुत परिष्कृत हो चुका था। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इसके पहले भी किताबें लिखी गई होंगी। जैसे कि हमने बात की नाट्य शास्त्र है, वो नाटक लिखने के ऊपर सभी उसके जो अंग हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन इसके पहले भी नाटकों के ऊपर, नाटकों के थीम के ऊपर चीजें लिखी गई होंगी। जब अर्थशास्त्र जो है, जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, राजनीति विज्ञान के ऊपर किताब है, तो वो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर वैक्यूम में से इमर्ज नहीं हुई है। उसके पीछे एक परंपरा है राजनीति विज्ञान के बारे में किताब लिखने की, और अर्थशास्त्र उसका सबसे परिष्कृत स्वरूप है। वैसे ही अगर महाकाव्य लिखे गए हैं तो उसके जड़ में कई लिखने की परंपराएं हैं। जैसे कि अगर तमिल महाकाव्य के पहले संगम साहित्य था। देखिए तमिल महाकाव्य जो है शिल्पतिकारम और मणिमेखलाई, ये संगम साहित्य के पार्ट नहीं है, ठीक है। कई जगहों पे दोनों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, बट अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रू और फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है महाकाव्य लिखे गए हैं गुप्त काल में, और संगम साहित्य जो है वो बहुत से बहुत मौर्योत्तर काल तक की बात करते हैं। तो इसकी रचना इलांगो ने
लगभग 200 ईस्वी में की थी। ठीक है। पुहार के एक कोवलन नामक व्यापारी को अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करते हुए माधवी नाम की एक दरबारी से प्यार हो गया। बाद में कोवलन और कन्नगी ने पुहार छोड़ दिया और मदुरई चले गए। यहाँ कोवलन पर पांड्य राजा के दरबारी जौहरी द्वारा चोरी का गलत आरोप लगाया गया। राजा ने कोवलन को मौत की सजा सुनाई। कन्नगी इस अन्याय पर दुख और गुस्से से भर जाती है और पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर देती है। ये एक्चुअली इस महाकाव्य की कहानी है। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहां कवि कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन करते हैं। और देखिए इसके अंत में ये क्या कहते हैं, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है, पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकता है जहां के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले जाती है। देखिए बात यह है कि यहां जो कवि है वो उनकी न्याय की जो अवधारणा है उसको दिखाते हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं कि भाई एक राजा की शक्ति है उसका कैसे प्रयोग होना चाहिए, कैसे न्याय मिलना चाहिए। हमने पिछले चैप्टर में प्रशस्ति की बात की थी, उसमें क्या है कि राजा इस बात से कंसर्न्ड है कि उसकी जनता उसे कैसे देखे, उसे एक योद्धा के तौर पे देखे, उसे एक ज्ञानी के तौर पे देखे। और ये है कि एक कवि है, एक जो चिंतक वर्ग है वो देख रहा है कि वो समाज कैसे न्याय पे चले। तो ये अलग अलग वर्गों की अवधारणा है और ऐसे ही हम अलग अलग स्रोतों से इतिहास को बुनने की कोशिश करते हैं। देखिए शिल्पाधिकारम है, रामायण महाभारत है, ये इतिहास नहीं है, इनका हम उपयोग करते हैं इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, ये बात समझने की आपको जरूरत है। और शिल्पाधिकारम भाग 2 तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहां एक समझने की आसानी के लिए लिख दिया है कि एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। इसे सतनर द्वारा लगभग 600 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इन ग्रंथों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इतिहास लेखन में, जैसे कि यहां आपने पाया होगा 2 शहरों की बात है कि ये थे पुहार से और ये जाके बसे मदुरई में। तो इसमें क्या होगा कि पुहार नगर का वर्णन होगा। ठीक है, वहां किस प्रकार के शिल्प थे, किस प्रकार की दस्तकारी थी, वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार का व्यापार होता था, किन चीजों का आयात होता था, किन चीजों का निर्यात होता था। तो ऐसी बातें जानने की कोशिश की जाती है। देखिए यह है एक कला का उदाहरण। शिल्पाधिकारम जो लिखी गई थी वो कला के उद्देश्य से लिखी गई थी। भारत में ऐसी कम ही किताबें हैं जो मात्र इतिहास लेखन के उद्देश्य से लिखी गई हों। पूर्व मध्यकाल में एक है राजतरंगिणी नाम की किताब, कल्हण ने लिखी थी। फिर मध्यकाल में ऐसी किताबें बढ़ जाती हैं, लेकिन खास करके प्राचीन भारत में ऐसी शायद ही कोई किताब है जो मात्र और मात्र इतिहास लेखन के उद्देश्य से लिखी गई है। उनका उद्देश्य कुछ और होता है। अर्थशास्त्र का काम है राजनीतिक विज्ञान की बात करना। ठीक है, जातक कथाओं का काम है उपदेश देना, एक धार्मिक पर्सपेक्टिव से उपदेश देना। महाकाव्यों का काम है एक आर्ट के तौर पे उसका रोल है। कोई अगर नाटक लिखा गया है तो उसका एक अपना रोल है। हम इन स्रोतों का इस्तेमाल करके, इन साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करके इतिहास उसमें से निचोड़ के लेके आते हैं। तो हम अगर कोई महाकाव्य पढ़ रहे हैं तो हम उसमें से देखते हैं कि अच्छा पुहार नगर का ऐसे वर्णन किया गया है, मतलब ऐसे होता होगा। तो ऐसे ही मणिमेखलाई, इन चीजों का भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा नगरीकरण था तो किस स्तर का नगरीकरण था, उन नगरों की क्या विशेषताएं थी, लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, सामाजिक ढांचा कैसे था, क्या उस समाज में अछूत ये अनटचेबिलिटी थी, स्त्रियों की क्या दशा थी, राजा जो था उसकी शक्ति कितनी थी, है ना, कि क्या वो मतलब बहुत धनवान होता था या क्या वो नियमित तौर पे कर लिया करता था, क्या उसके पास सेना थी तो कितनी ताकतवर सेना थी, राजा का व्यापार में और कृषि के विकास में क्या योगदान था। ऐसी बातें जो हैं हम ऐसे ग्रंथों से जानने की कोशिश करते हैं।
गुप्त काल में ही रामायण और महाभारत को जो है फाइनल शेप दिया गया। देखिए, रामायण और महाभारत ये एक काल में नहीं लिखी गई हैं, एक बहुत ही लंबे कालक्रम में इनका विकास हुआ है और गुप्त काल आते आते इन्हें फाइनल शेप दिया गया। वैसे ही कालिदास, भैरवी, दांडेन इत्यादि इनने अपने अपने महाकाव्यों की या ड्रामा, नाटक इत्यादि को लिखा है इस काल में। साधारण लोगों की कहानी कैसे पता चलती है, इसके स्रोत क्या है? हम साधारण लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? एक तो ऐसे हमने वहां देख लिया कि जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखला जैसे सूत्र हो गए, स्रोत हो गए कि वो बता रहे हैं कि देखिए, एक व्यापारी था, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, लेकिन उस पर एक गलत आरोप लगता है और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है और उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। वैसे हमने वहां पे अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की थी कि एक मछुआरा है, वो उससे एक अंगूठी मिली है, वो जाके अंगूठी को रिपोर्ट करता है कि शायद मुझे इसके लिए कोई पुरस्कार मिले, उल्टा उस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। ठीक है, फाहियान ने बताया है कि कैसे जो अनटचेबल थे उनकी जो मतलब लाइफ था, इतना नर्क के बराबर जीवन था उनका। तो ऐसे हैं कि हमको देखिए, एक सामान्य इंसान अपने लिए तो इतिहास नहीं लिखेगा, तो उसका इतिहास हम अलग दूसरे स्रोतों से इनडायरेक्टली जानेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो डायरेक्टली बात करते हैं, जैसे कि जातक कथाओं की हमने बात की थी। त्रिपिटक में से सूक्त पिटक में, खुद्दका निकाय में जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं। इनमें कई बार क्या होता है कि जानवर होते हैं नायक, लेकिन उन जानवरों की कहानियों के थ्रू हमें जो नैतिकता की या मूल्यों की का पाठ पढ़ाया जाता है, नैतिकता की बात होती है उनमें, मूल्यों की बात होती है। जैसे कि और कई बार उन जातक कथाओं को स्थापत्य कला में भी दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वानर राजा की कहानी है, जो भारहूत स्तूप में, जिसको एक रेलिंग के ऊपर ऐसे बना दिया गया है, ये वानर राजा की कहानी है। उसमें से वो क्या है, इसको आगे देखते हैं। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखा था, माना जाता है कि पंचतंत्र पहले इतना फेमस हो गया कि पहले उसे अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया पश्चिम एशिया में, और वहां से वो यूरोप पहुंचा और यूरोप में उसे एक कहते हैं ना कि रीराइट किया जाता है, रीमेक बनता है। हॉलीवुड की कोई फिल्म होगी तो वो उसका हिंदी सिनेमा में रीमेक होगा नया, तो लेकिन चीज वही होगी, लेकिन नया कहानी होगा, एक नया एक जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे, लेकिन कहानी वही होगी या मैसेज वही होगा। तो वैसे ही पंचतंत्र की कहानियां हैं, अरब के माध्यम से यूरोप पहुंची और वहां उसे ईसोप की दंत कथाएं कहा जाता है। ये चाहे पंचतंत्र की कहानी हो या जातक कथा हो, ये एक तरीके से लोकप्रिय नैतिक कहानियां हैं, जिन्हें फिर एक तरीके से धार्मिक टच भी दे दिया जाता है। अगर जातक कथा है उसमें, तो उसमें एक तरीके से बौद्ध धर्म का जो मैसेज है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। स्तूपों की रेलिंग और चित्रों में जातक कहानियां गढ़ी गई हैं, जैसे कि चित्र अगर आपको अजंता एलोरा या भज कार्ले कन्हेरी कहीं के आपको गुफाओं में देखेंगे तो वहां चित्रों में जातक कथाएं हैं। स्तूपों की रेलिंग, जैसे कि ये भारहूत स्तूप है, वहां पे ये रेलिंग में है, कहीं सांची स्तूप के रेलिंग्स में बनाया गया है जातक कथाओं को। ये है बंदर राजा की कहानी, और ये जो है उसको भारहूत स्तूप में, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, इफ यू लुक क्लोजली, तो ये जो है देखिए, ये एक बंदर की तरह लग रहा है, ये व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ आपको बंदर दिखाई देंगे। तो ये है वानर राजा की कहानी है, वो भारहूत स्तूप पे जातक कथा है, उसको दर्शाया गया है। कहानी क्या है कि भाई ये हिमालय में रहते थे, इनके पास एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का आम था। बनारस के राजा को आम चाहिए था, लेकिन मनुष्यों के साथ दिक्कत तो ये है कि बहुत जल्दी लालच हो जाता है। तो विनम्रता से मांगने की जगह या व्यापार, एक फेयर ट्रेड की जगह उन्होंने लगा कि क्यों ना सारे वानरों को मार दिया जाए और हड़प लिया जाए। लेकिन वानरों ने फिर वीरता दिखाई, उसके बाद जो मानव राजा थे उन्हें अफसोस हुआ। तो अब इस कहानी से आप क्या नैतिक मूल्य सीखते हैं ये आप पर है, पर हम यहाँ पे इतिहास पढ़ रहे हैं, एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि हम कैसे इतिहास समझें, जातक कथाओं के द्वारा या स्थापत्य कला के द्वारा या चित्रकला के द्वारा। हमारा मकसद है कि हम इतिहास कैसे समझें। तो अगर कोई नैतिक मूल्य सिखाया गया है तो उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि यह समाज कैसे काम करता था।
अंत में कुछ विज्ञान से जुड़े हुए गुप्त काल के उदाहरण दिए हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस उदाहरण है आर्यभट्ट का। इन्होंने आर्यभट्टियम लिखा था। ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई दिन और रात कैसे होता है, तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण है कि ऐसा नहीं है कि सूरज यहां से पूर्व से उग रहा है पश्चिम में डूब रहा है, ये दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। उन्होंने ग्रहणों का वैज्ञानिक कारण दिया। देखिए आज के समय में हमें ये सब, हालांकि आज के समय में भी कई सारे सुपरस्टिशन हैं, अनसाइंटिफिक सुपरस्टिशंस हैं, लेकिन एक समय में जहां विज्ञान को लेके खास करके आम जनता को बहुत कम जानकारी थी, इस तरीके की खोजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने बताया कि ये जो ग्रहण है ये किसी राक्षसों की वजह से नहीं होता है, या मनुष्यों के पाप पुण्य की वजह से नहीं होता, या देवताओं को क्रोध आने से या उनके खुश होने से नहीं होता। ये एक सिंपल एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि जब धरती के बीच में और सूरज के बीच में चांद आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, या जब चांद और सूरज के बीच में धरती आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बताई। कुछ इनके गणित के क्या खोज थे कि उन्होंने किसी वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र बता दिया। अब आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, या परिधि का सूत्र है 2 पाई आर एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो हैं उन्होंने बताई। इसके अलावा और भी कई गणितज्ञ थे, जैसे कि ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य हो गए। अच्छा, इनकी रचनाएं खास करके मध्यकाल में ये भी खासियत है कि इनकी रचनाओं का पहले अरेबिक में अनुवाद हुआ और वहां से ये फिर इनका नॉलेज यूरोप तक पहुंचा। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांत लिखा था, बृहद संहिता लिखा था। बृहद संहिता क्या है? एक प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया है, जैसे कि अलग अलग विषय के बारे में उसमें जानकारी दी होगी। इस समय में आयुर्वेद के 2 फेमस शिक्षक, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी मेडिसिन पे, सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, और शून्य के प्रतीक का आविष्कार भी इसी समय में हुआ। देखिए सबको पता है कि शून्य यानी नथिंग, लेकिन जो शून्य का एज अ प्रतीक है जीरो, ये ऐसे बनाना, ये इस काल में इसका आविष्कार हुआ था। तो ये है कि अब देखिए इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है जो कला और संस्कृति के ऊपर लिखा गया है, ये बहुत ही हैफहैजर्ड तरीके से, अनियमित तरीके से लिखा गया है। कला और संस्कृति के कुछ ही पहलुओं को कुछ उदाहरणों के द्वारा दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि ये 6ठी क्लास के बच्चों के लिए लिखा गया है। जब आप सीरियसली आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चालू करते हैं तो आप किसी भी आर्ट एंड कल्चर के, कला संस्कृति के किसी भी टॉपिक को, चाहे स्थापत्य कला का विकास हो, चाहे चित्रकला का विकास हो, चाहे आपको मंदिर स्थापत्य कला हो, चाहे विज्ञान का विकास हो, इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से देखा जाता है जब आप वैकल्पिक विषय के तौर पे पढ़ते हैं। और उसको फिर, इसको कला का इतिहास नहीं होता ये इस इतिहास को, हालांकि कला का इतिहास भी होता है, और जो स्कूल कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको वहां देखते हैं। हम वैकल्पिक विषय में कला के इतिहास का इस्तेमाल करते हैं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए। जैसे कि पुराणों के द्वारा जो कोशिश की गई है समाज सुधार की, ठीक है, या चाहे जो मूर्ति कला का विकास है, कि क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि बुद्धिज्म में भी उसी समय में मूर्ति पूजन की प्रथा आई जिस समय में ये हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन की प्रथा आई। ये इनका इन पे जो प्रभाव है, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की हमने बात की थी, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में उसका उदय हुआ, क्या इससे कोई लेना देना है? क्या इस पे कोई विदेशी प्रभाव है, या ये पूर्ण तरीके से भारतीय परंपरा है? ऐसे हम क्या भूमि अनुदान का क्या रोल है ये स्थापत्य कला में? क्या मात्र राजा संरक्षण देते थे या आम लोग भी देते थे? तो अगर आम लोग संरक्षण दे रहे हैं उनका क्या कारण है, व्यापारी संरक्षण दे रहे हैं उसका क्या कारण है? तो हम कला के इतिहास का इस्तेमाल करते हैं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इतिहास को समझने के लिए। ये वैकल्पिक विषय में वहां पे देखा जाता है। तो इसके साथ जो है 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है वो पूरा होता है। 5 लेक्चर लिए हमने 6ठी क्लास के इतिहास को समझने के लिए। इसके बाद जो 7वीं क्लास का इतिहास है वो मध्यकाल पे फोकस करता है, उसको आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।